अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 107 स्टार्ट कर दिया है जी कैफ 5 का। और फर्स्ट कोशिश करते हैं आधा पौना घंटा FRS 15 कर लें। इसमें हम अपना स्टेप 4 पूरा करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। स्टेप 4 वैसे है क्या? स्टेप 3 है क्या? डिटरमिन करो ट्रांजैक्शन प्राइस। अब ट्रांजैक्शन प्राइस को डिटरमिन करते हुए कुछ चीज़ों का ख्याल रखा जाना चाहिए, जिसमें सबसे पहली चीज़ हमने क्या पढ़ी थी? वेरिएबल कंसीडरेशन। उसके बाद दूसरी चीज़ है जी एनी कंस्ट्रेनिंग एस्टिमेट्स कहते हैं, एनी कंस्ट्रेंट्स ऑन वेरिएबल कंसीडरेशन। ये क्या है? ये सिर्फ थ्योरेटिकल अभी पढ़ा देता हूँ। ऑन वेरिएबल, ये बेसिकली पहले में ही हमने कवर कर लिया था, लेकिन बहरहाल वेरिएबल कंसीडरेशन का कोई कंस्ट्रेंट है। तीसरा, बस कर दो रोला पाना। तीसरा, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जिसको हमने कहा था सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट अगर बीच में पड़ा है, सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग अगर बीच में शामिल है, अलग करो। फिर चौथा क्या था जी? अभी अभी जो किया था नॉन कैश, बबलू आ गया था। बबलू ने वो भी हमारा ले लिया था, वैक्यूम क्लीनर भी ले लिया था, है नहीं, पिछली क्लास में। और उसके बाद नॉन कैश कंसीडरेशन। और उसके बाद आखिरी जो हमने अभी पढ़ना है वो है अजीब सी बात। और वो अजीब सी बात क्या है? कंसीडरेशन पेएबल बाय सेलर टू कस्टमर। कंसीडरेशन पेएबल, आज तक तो हमने यही सुना था कि कंसीडरेशन होती है पेएबल बाय कस्टमर टू सेलर। ये उल्टा, सेलर ने ही कस्टमर को पे कर दिया, बाय सेलर टू कस्टमर। ठीक है जी। अब डिटरमिन करना है ट्रांजैक्शन प्राइस को, तो वेरिएबल कंसीडरेशन डिस्कशन हो गई, पहले से कर चुके, हो गया। ये पढ़ाता हूँ 1 मिनट में, और उसके बाद फिर अपना काम शुरू करते हैं, कंसीडरेशन पेएबल बाय सेलर टू कस्टमर। ये जब कर लेंगे तो फिर उसके बाद हम इस पे ब्रेक लगाएंगे थोड़ी सी, क्योंकि फिर ये ओवरडोज की तरफ चल पड़ेगी बात, ठीक है। अच्छा जी, अब पेज नंबर मैं बताता हूँ जनाब। ये पेज नंबर 459 पे तशरीफ लाएं। An entity shall include amount of variable consideration, यही तो किया है। फिर only to the extent that it is highly probable that a significant reversal in amount will not occur। बस, यानी कि वो जो पहला हमने काम नहीं किया सारा, बस उसी की ही थोड़ी सी ये तफसील है। यानी आपने वेरिएबल कंसीडरेशन को डिटरमिन करते हुए ध्यान रखना है, आपने ट्रांजैक्शन प्राइस को डिटरमिन करते हुए ध्यान रखना है कि कोई वेरिएबल कंसीडरेशन तो नहीं है, ठीक है। उसके लिए वेरिएबल कंसीडरेशन अगर है तो उसके बारे में हमने क्या कहा था कि आप उसको डिटरमिन करते हुए ले लो। अगर इंसेंटिव आने की उम्मीद है तो ऐड कर लो, पेनल्टी पे करने की उम्मीद है माइनस कर दो, ठीक है। उसी के साथ ही ये भी है कि कोई कंस्ट्रेंट है तो एन एंटी शेल इंक्लूड अमाउंट ऑफ वेरिएबल कंसीडरेशन सिर्फ तब इंक्लूड करना है ओनली टू द एक्सटेंट दैट इज हाईली प्रोबेबल दैट अ सिग्निफिकेंट रिवर्सल इन अमाउंट विल नॉट अकर। यानी कि इसको यूं अगर मैं कह दूं, यहीं पर यहाँ साइड पे कर लेते हैं, ठीक है। मैंने ये कहा था ना आपको, ट्रांजैक्शन प्राइस में फिक्स पोर्शन होता है, ठीक है, फिक्स पोर्शन होता है। उसके बाद प्लस करते हैं हम इसमें वेरिएबल कंसीडरेशन, ठीक है जी। अब फिक्स पोर्शन क्या है? सेल प्राइस मसलन, ठीक है। सेल प्राइस 50 मिलियन है, मैं आसानी के लिए समझा रहा हूँ, ठीक है जी। अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट, अर्ली पेमेंट बोनस, बल्कि हम यूँ कहते हैं जी, हाँ, अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट है या अर्ली पेमेंट बोनस है, इसको यूँ मैं बोल देता हूँ ना ज़रा, ठीक है। तो
अब आपने इसको प्लस सिर्फ तब करना है जब आपको ये उम्मीद हो कि आप मसलन 5 मिलियन का, तो आपने इसको अर्ली पेमेंट के ऊपर ये बोनस आपको अर्ली कंप्लीशन बोनस, आप अर्ली कंप्लीट कर लोगे तो आपको बोनस मिलेगा। कब लिया था ये बोनस? जब हमें दो ऑप्शन में से कहा था हाईली लाइकली है, मोस्ट लाइकली है कि मिलेगा, या फिर एक्सपेक्टेड। तो ये लेना ही तब है जब आपको ये उम्मीद हो कि इसका रिवर्सल नहीं करना पड़ेगा, और अगर ये उम्मीद हो कि इसका रिवर्सल करना पड़ सकता है तो फिर इसको मत लीजिएगा। बस ये बात है इसके अंदर, ठीक है। तो ऐसी थी बस ये बात, साथ ही मिलकर चली गई, ठीक है। अब ये देखो कहानी क्या चल रही है, ये यहाँ से कहानी चली है, ये यहाँ से कि आपने फैक्टर्स जो कंसिडर करने हैं वाइल कैलकुलेटिंग ट्रांजैक्शन प्राइस। तो उसमें सबसे पहली चीज़ क्या है? वेरिएबल कंसिडरेशन, ठीक है। डिस्काउंट्स को, बल्कि इंसेंटिव पेनल्टी याद रहता है ज़रा, ठीक है। इंसेंटिव को प्लस या पेनल्टी को माइनस कर लेना। फिर कोई कंस्ट्रेनिंग एस्टीमेट्स हैं वेरिएबल कंसिडरेशन के, तो उनको भी कंसिडर करो, ठीक है। कंस्ट्रेंट तो नहीं है, कोई रिवर्सल तो नहीं आना। फिर उसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट। फिर नॉन कैश कंसीडरेशन, क्या ध्यान रखना है? अगर कोई आपको नॉन कैश कंसीडरेशन रिसीव हुई है तो उसको आपने रिसीव होने के दिन उसकी फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है। सिर्फ जो भी चीज़ मिली है, इवन शेयर्स थे, और साथ में हमारी एग्जांपल में क्या आ गया था, जाते जाते वैक्यूम क्लीनर भी आ गया था, तो उसको भी ले लिया था, ठीक है। अब आखिरी बात, कंसीडरेशन पेएबल टू कस्टमर। स्टैंडर्ड ये लिखा हुआ है आपकी आसानी के लिए, बीच में ये बाय सेलर भी लिखा है, जो कि एक बड़ी अनहोनी सी बात है। आज तक तो यही सुना था कि आपके कस्टमर ने चीज़ें रिसीव करनी है और कंसीडरेशन पे करनी है। आज क्या कह रहे हैं? कंसीडरेशन पेएबल बाय सेलर टू कस्टमर। बड़ी आसान सी बात है, मुश्किल कुछ भी नहीं है। देखो ये सारा पढ़ गए हम, ये ऐसे पढ़ा जाता है, ये ऐसे पढ़ा जाता है। हाँ, अंग्रेजी बीच में थोड़ी सी जैसे रहती है, तो अंग्रेजी तो आपसे पढ़ा लूँगा, जो पढ़ने वाली बात खुद होगी वो खुद पढ़ा दूंगा, लेकिन ये सब काम आपने कर लिया, सवाल आप कर रहे हैं, ठीक है। तो एक आखिरी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रह गया, जो कि ऑन द फेस ऑफ स्टैंडर्ड कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, नॉन कैश के बाद आ जाता है ये, कंसीडरेशन पेएबल बाय सेलर टू कस्टमर। अनहोनी बात। अच्छा जी, अब मिसाल के तौर पे, आप कहाँ से हो? फैसलाबाद। लो जी, फैसलाबाद में माशाल्लाह आपको होता है टेक्सटाइल का बड़ा काम है, क्या नाम है आप? हाँ, असद भाई ने ना जी, क्या चीज़ पसंद करते हो? कपड़ा किस किस्म का? चादरें, सर्दियां आ रही हैं, गर्म चादर, या क्या चीज़? जैसे कोई कॉटन का, ठीक है जी। असद भाई ने, असद का क्लॉथ हाउस है, और ये असद का क्लॉथ हाउस है फैसलाबाद में, ठीक है जी। असद क्लॉथ हाउस फैसलाबाद में, असद की अपनी टेक्सटाइल छोटी सी मिल, एक सेटअप भी बना हुआ है, और वहीं पे ये अपने कपड़ा खुद बनाता है कॉटन, और खुद ही वहीं पर सेल करता है। अब असद ने चाहता है कि मेरा ये कपड़ा, ये कॉटन एक प्रीमियम क्वालिटी का मैं बना रहा हूँ, तो ये लाहौर की मार्केट में भी मैं जो है वो इसको लॉन्च करूँ। तो यहाँ पे असद जो कि एक सेलर है, ठीक है, इसने ये अलफता पे कपड़ा होता है, करीब अलफता ही है ना, जलाल सन्स है, इसमें भी कपड़ा नहीं होता। चलो, अलफता पे, अलफता कोई कह दिया, ठीक है, अलफता वालों को कहा कि यार नहीं भी होता तो रखें, और अच्छी एग्जाम्पल बन जाएगी, ठीक है। तो अलफता स्टोर जो है, इसके ऊपर इसने कहा इनके पास जाके, भाईजान आप कपड़े क्यों नहीं बेचते? कपड़े बेचें आप, ये कॉटन एक बार जो आपसे लेगा बार बार आपसे ही लेगा, ठीक है। तो आप ऐसा करें कि आप मेरे कस्टमर बन जाएं, मैं कपड़ा बना बना के आपको भेजूंगा। अब असद सेलर है, असद की तरफ से क्या आना है? कपड़ा, कॉटन, कॉटन के थान आएंगे, ठीक है, ये गुड्स है, ओके, ये गुड्स आ गए। अब अलफता वालों ने कहा ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं हम, लेकिन मसला ये है कि हमारे यहाँ ज़रा कपड़े रखने का ज़्यादा रवाज नहीं है,
इसलिए हमारे पास ना यहाँ पे कपड़े रखने के लिए कोई मुनासिब अलमारियाँ कोई नहीं है। तो आप एक काम करते हैं, आप यूँ करें, आप यहाँ पे ना अलमारियाँ खुद लगवा दें या हमें कुछ पैसे दे दें, हम अलमारियाँ लगा लेते हैं और फिर उसमें आपका कपड़ा रख के बेचेंगे। अब मिसाल के तौर पे ये कपड़ा जो था, ये तो असद ने बेचा इनको, और कपड़ा जो माल इस दफ़ा आया है वो आया है लेट से 50 लाख का, ज़्यादा तो नहीं हो गया, 50,000 का, चलो टेस्ट करते हैं। लेकिन साथ ही क्या कहा है इन्होंने, अब ये ब्लू लाइन है, ये ब्लू लाइन है जो कस्टमर से सेलर की तरफ आ रही है। तो वो नॉर्मल काम है जो हमेशा से आज तक होता आया है, सेलर से कस्टमर की तरफ गुड्स जाती हैं, कस्टमर से सेलर की तरफ कैश आता है। लेकिन अनहोनी चीज़ क्या हो रही है आज कि हमें अलफता वालों ने कहा है ऐसा करें 5,000 रुपया आप हमें दें, ठीक है। ये क्या है, ये अब रुख देखो, ये पेएबल बाय सेलर टू कस्टमर है, पेएबल बाय अनहोनी, पेएबल बाय सेलर टू कस्टमर। आज तक ये नहीं सुना था, आज सुना भी, देख भी लिया। तो स्टैंडर्ड क्या कहता है, स्टैंडर्ड इस बारे में कहता है कि देखो ये सेल होनी थी, ट्रांजैक्शन प्राइस असद के लिए क्या होनी थी, 50,000 का कपड़ा, लेकिन इसकी सेल इस 5 रुपए से खाई जाएगी। लफ्ज मैंने क्या बोला, ये खाई में ही सारा स्टैंडर्ड, ये सारा कॉन्सेप्ट गिरना है, ये खाई ही है सारा कुछ, ठीक है ना। अभी तो बहुत सादा सवाल है, सादा से स्पाइसी 2 4 5 बना लेंगे, कोई मसला नहीं, ठीक है। तो अब जब रिकॉर्ड करना है, मैं मिसाल ले रहा हूँ बिल्कुल सादा वाली, कैश रिसीव हो गया आज और सेल्स यानी रेवेन्यू भी रिकॉर्ड करना है, सारा अज्यूम कर रहा हूँ मैं कि साथ साथ चीज़ें जाती रहती हैं, कैश आता रहता है। फिलहाल सिंपल रखते हैं बात को, इसके अंदर एडवांस में पैसे या बाद वाले पैसे ये बाद में लेकर आते हैं। फिलहाल सादा बात, स्टैंडर्ड कहता है कि भाईजान 50 की आपकी सेल थी, लेकिन ये सेल आपकी खाई गई 5 रुपये से, ठीक है। तो 5 रुपये क्या है, 5 रुपये क्या है, आपकी सेल को खा गए, क्योंकि आपका रेवेन्यू, आपकी सेल कितनी बनेगी 45, ठीक है। तो नेट में आपको 45 ही बचा ना, ठीक है। तो ये 5 रुपये जो है, ये वो अमाउंट है जो पेएबल बाय सेलर टू कस्टमर है, ये वो अमाउंट है जो आपकी सेल को खा जाएगी, आपकी सेल को खा जाएगी, 5 खा जाएगा, ठीक है, खा गया, और ये 5 आपकी सेल को खा गया, खा गया, आपकी सेल को खा गया, मेनू है 5 रुपया आपकी सेल को खा गया, ठीक है। स्टैंडर्ड इस बारे में क्या कह रहा है, स्टैंडर्ड कहता है कंसीडरेशन पेएबल बाय अ कस्टमर, कस्टमर भी कंसीडरेशन पेएबल कर रहा है, हाँ, इंक्लूड कैश अमाउंट दैट इज, वो तो करता ही है, ठीक है। आगे कहता है ये आगे कहता है कंसीडरेशन पेएबल टू अ कस्टमर, कंसीडरेशन पेएबल टू अ कस्टमर ऑल्सो इंक्लूड क्रेडिट, और अच्छा इसको छोड़ो, आगे बढ़ो, एन एंटी शेल अकाउंट फॉर कंसीडरेशन पेएबल टू कस्टमर एज अ रिडक्शन ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस एंड देयरफॉर रेवेन्यू। यानी जो कंसीडरेशन, बाकी बातें देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता, एक एंटिटी ने जो कंसीडरेशन पे करनी है कस्टमर को, उसको वो ट्रांजैक्शन प्राइस में से डिडक्शन के तौर पे लेगी, यानी रेवेन्यू से डिडक्शन हो जाएगी, यानी ये चीज़ आपके रेवेन्यू को खा जाएगी, ठीक है। अब ये अगली बात सवालों से समझाऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो एग्जाम्पल 1, यू मैन्युफैक्चर्ड पेशावरी चप्पल इन पेशावर, ठीक है। अब आपकी एग्जाम्पल नहीं है, अब ये किसी और की एग्जाम्पल आ गई, ठीक है। एंड सोल्ड इट टू बाटा। अब है कोई अपना, हमारा कोई दोस्त है, ठीक है, अब्दुल्ला। तो अब्दुल्ला जो है मिस्टर ए, ठीक है, ये सेलर है और ये पेशावरी चप्पल बनाता है पेशावर में, ठीक है। और ये बाटा को जूते रखवाने आ गया, बाटा कस्टमर है, हालांकि बाटा आपके लिए सेलर होता है, लेकिन ये तो पेशावरी चप्पल बनाने वाला भाई है, जिसने सोल्ड गुड्स टू बाटा, सोल्ड पेशावरी चप्पल टू बाटा। तो यहाँ से क्या गए हैं जी, गुड्स, चप्पल, और उधर से नॉर्मल
जो हुआ करता है वो क्या है, कैश आएगा। ठीक है, तो ये इस तीर का रुख इधर है, अब ये कैश है, ये कैश कितना है 30,000। ठीक है, गुड्स गई, कैश आया, यहां तक तो बात ठीक थी, लेकिन बाटा ने क्या कहा और आपने फिर क्या किया, यू ऑल्सो पेड बाटा, यू मैन्युफैक्चर्ड पिशावरी चप्पल एंड यू सोल्ड इट टू, यू इज द एंटिटी, आप हैं एंटिटी। ठीक है, आप हैं सेलर, आप सेलर हैं। ठीक है, तो आपने बाटा को 30,000 की चीजें बेची, 30,000 आ गए, लेकिन आपने बाटा को चीजें भी दी और साथ में 6,000 रुपए फॉर शेल्फ टू बी इंस्टॉल्ड इन बाटा शॉप फॉर डिस्प्ले ऑफ दीज शूज, ये भी पे किया। इसका मतलब अनहोनी क्या हो गई, अनहोनी क्या हो गई, ये लाल कर दें, बल्कि इसको, ये लाल चीज थी। अनहोनी क्या हो गई कि आपने कैश का रुख इस तरफ भी रखा हुआ है 6। ठीक है, तो ये 6 आपकी सेल को खा जाएगा, ये 6, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये 6, इसी के ऊपर आगे मुश्किल सवाल होने, ये 6 आपकी सेल को खा जाएगा। मसला इसलिए नहीं अभी लग रहा इस बात से, क्योंकि ऐसा नहीं बताया गया कि सेल अभी सारी हो गई है या ये सेल आहिस्ता आहिस्ता होनी है, पैसे पहले आए हैं या नहीं आए हैं, ये सारी बातें तो अब आगे चल के आएंगी। ठीक है, अच्छा, तो ये जरा चेक करें, डिलीवर्ड गुड्स 30,000 लेस कंसिडरेशन पेड टू कस्टमर, तो आपका रेवेन्यू कितना है, व्हाट इज योर रेवेन्यू, योर रेवेन्यू इज 24,000। डन हो गया। ये आप इंशाल्लाह घर पे करोगे। अब मैं ज़रा गेम ऑन करने लगा, ठीक है, वो ये 2 भी हो जाएगा फिर उसी से। नंबर 3 पे आते हैं। 3 इधर ही करते हैं। अ क्लॉथ मैन्युफैक्चरर एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद मेट्रो कैश एंड कैरी, ये आप हैं। ठीक है, मेट्रो कमिट्स टू बाय एटलीस्ट 20 मिलियन ऑफ आइटम्स ओवर नेक्स्ट 12 महीने। ठीक है, द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर क्लॉथ मैन्युफैक्चरर टू मेक ए पेमेंट ऑफ 1 मिलियन टू मेट्रो टू कंपनसेट मेट्रो फॉर चेंजेस दैट इट विल टेक नीड टू मेक टू इट रिटेल स्टोर टू अकोमोडेट द प्रोडक्ट्स इन द शेल्फ। तो 20 मिलियन तो क्या था, ट्रांजैक्शन प्राइस होनी थी अच्छी भली, लेकिन कंसीडरेशन पेएबल बाय सेलर टू कस्टमर भी आ गया, वो कितना है जी 1 मिलियन, तो ये आपकी सेल को खा जाएगा। क्या है, कंसीडरेशन पेएबल टू कस्टमर बाय सेलर टू कस्टमर। ठीक है, अच्छा, अब ये आपकी सेल को खा जाने वाली फिगर है। तो हाउ मच रेवेन्यू शुड बी रिकॉर्डेड बाय क्लॉथ मैन्युफैक्चरर अज्यूमिंग ऑल गुड्स आर डिलीवर्ड, ये असल में आसान इसलिए है, इसलिए मैं यहाँ कर रहा हूँ, फिर गुड्स को आगे पीछे करते हैं। ठीक है, तो क्लॉथ मैन्युफैक्चरर हमारे भाई असद, ठीक है, इन्होंने, ये सेलर हैं, क्लॉथ मैन्युफैक्चरर सेलर है, और मेट्रो क्या है, कस्टमर है हमारे लिए, फिर उसके आगे कस्टमर होंगे। ठीक है, तो ये बायर है, कस्टमर है, कस्टमर से ज़रा परेशान होते हैं, मैं बायर लिख देता हूँ। कस्टमर इसलिए ना कि वो कस्टमर्स आपको ज़रा मेट्रो का दिमाग में आ जाएगा कि मेट्रो कैश एंड कैरी के कस्टमर्स, उनकी बात नहीं होनी, आपसे खरीदने वाला मेट्रो है, उसने फिर आगे बेचना है, तो बायर। ठीक है, अब सेलर ने बायर को जो गुड्स भेजी उनका रुख इस तरफ है। ठीक है, गुड्स गई, गुड्स, और नॉर्मल जो होना है वो क्या है, यहाँ से कैश आना है, कैश कितना आना है जी, पूरा 20 मिलियन, लेकिन लाली क्या फैली हुई है आज, ओ ये कैश आपकी तरफ से जा रहा है, तो ये 1 मिलियन आपकी सेल को खा जाएगा, ये आपकी सेल को खा जाएगा, पक्के रहना इस बात पे, ये आपकी सेल को खा जाएगा, और आपकी सेल यानी आपका रेवेन्यू ये आएगा कितना जी, कितना आएगा जी रेवेन्यू, 20 माइनस 19, सिंपल। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा बात को बढ़ाते हैं, अगर आप लोग तैयार हैं।
बल्कि मैं इसको भी ले आता हूं, बल्कि इसको कर लेते हैं 3A, ठीक है, 3A। 3B में ये करते हैं, यकम जनवरी को हम अपनी एग्जांपल बनाते हैं, ठीक है। 100 रुपए की चीज़ें यकम जनवरी को हम भेजेंगे, ठीक है, और 100 के 100 रुपये आ भी जाएंगे, और 10 रुपये हमने पे करने हैं यकम जनवरी को। ये सब कुछ यकम जनवरी को हो जाना है। ये मेरी एग्जांपल 3A है। 3A चेक करना, ठीक है। एग्जांपल 3 गुजर गई है, अब उससे आगे बात बढ़ी है। एग्जांपल 3A, सेलर। सिंपल केस तो खत्म हो गया। मैंने कहा ना कि स्टैंडर्ड के फेस के ऊपर तो इतनी सी बात ही थी बस, जो हो गई, ठीक है। लेकिन अब थोड़ी सी तफसीलात। सेलर और दूसरी तरफ है आपका बायर। तो सेलर ने बायर को गुड्स भेजी और बदले में इससे कैश रिसीव किया। अब यकम जनवरी को गुड्स डिलीवर हुई, यकम जनवरी कुछ भी कर लो, 24 कर लो, और यकम जनवरी को ही सारा कैश बायर ने पे कर दिया। ठीक हो गया यहां तक को मसला। अब पता लग रहा है कि अगला मसला कहां पे लेके जाना, कहां पे मैंने मंजिल क्या है मेरी। पैसों का आगे पीछे काम मामला करेंगे ना। और इस तरफ भी तीर का रुख है। अब ये कैश भी है और ये कैश भी इसी दिन यकम जनवरी 24 पे आपने पे कर दिया। नॉर्मली ये आप पहले ही पे करते हैं, जाहिर सी बात है, माल रखवाना है आपने, कहानी शुरू ही यहाँ से होती है, ठीक है। तो कहते हैं जब माल रखवाना है तो ज़रा पैसे दें, एडजस्टमेंट कर लेते हैं अपने स्टोर में, हम रखवाएं फिर माल, कोई मसला नहीं। तो 10,000 और ये लेट्स से 1,000। अब एंट्री यकम जनवरी 24 पर होगी डेटर डेबिट, बल्कि कैश आ गया, कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट। अब सेल्स आपकी थी 10,000 रुपए की, लेकिन इस 1,000 ने आके क्या किया, आपकी सेल को खा लिया। अभी तक बात वहीं पे फिर रही है, लेकिन यहां से अब गेम ऑन होने लगी है, ठीक है ठीक। तो आपकी सेल्स फिर कितनी बनी, 9,000 ही कैश नेट में आया, 9,000 की आपकी सेल बन गई, और ये जनाब एक सिचुएशन थी जो ओवर हो गई। इतनी बड़ी फिगर की बजाय ज़रा छोटा कर लें इसको, ये 1,000 कर लें और ये 100 कर लें, और आसान हो जाएगा ज़रा मेरे लिए। अब ये कौन सिर्फ ना पांदा फिर, लो जी आप 1,000 ही लिख लें, 10,000 ही लिख लें। अच्छा जी, अब क्वेश्चन यहाँ लिखने की जरूरत तो नहीं है ना, क्वेश्चन वहाँ पे बनता तो जा रहा है। चलो अगले किसी सवाल में लिख लेंगे। अब 3B हो गया जी, हमारा केस 3B हो गया, 3B हो गया, सब कुछ सेम डेट पे हो रहा था। अब 3C आया, हमने 28 फरवरी को चीज़ें भेजनी है, किसी एक दिन 28 फरवरी को चीज़ें भेज दी, कोई एक महीने का दिन, ठीक है। और इसी दिन हमने जो है वो कैश भी रिसीव कर लिया, लेकिन हमने यकम जनवरी को पहले से ही, एक महीना पहले ही जब जाके बात की थी, तब हमने सेलर को पैसे दिए थे। अब डेटा वही रखता हूं मैं, ठीक है, बस डेट्स बदल रहा हूं। तो देखिएगा, सेलर है एक तरफ और दूसरी तरफ बायर है, ठीक है। यकम जनवरी, यकम फरवरी पर गुड्स भेजी हैं, ठीक है जी, बायर को सेलर ने, गुड्स गई, और यकम फरवरी को ही इसने कैश रिसीव किया है बायर से। तो 1,000 रुपए का कैश आ गया, लेकिन ये तो बाद में गुड्स भेजी हैं। असल में तो ये गया बेचारा यकम जनवरी को ही था सेलर, और जाके बायर से कहा था यार मेरा सामान रख लो, मेरी चीज़ें रख लो, ठीक है। तो गया यकम जनवरी को था, तो उसने क्या कहा था, अच्छा भाई अभी ऐसा करो, अभी 10 रुपये पकड़ाते जाओ, ठीक है। 10 रुपये ही था ना, ये 100 है,
100 है, ठीक है। अभी 100 रुपये पकड़ाते जाओ, अभी 100 रुपये पकड़ाते जाओ। हमने थोड़ी एडजस्टमेंट करनी है दुकान के अंदर, ठीक है। तो फिर इस बेचारे ने तो पैसे यकम जनवरी को दे दिए थे, अब यकम जनवरी को भी तो कुछ एंट्री करना पड़ेगी। तो ये सिचुएशन अब आपके सामने आई। ऐसा ये वाली पेमेंट कब हुई? उसी यकम जनवरी को। अब पिछले सवाल में और इस सवाल में क्या फ़र्क है? पिछले सवाल और इस सवाल में क्या फ़र्क है? पिछले सवाल के अंदर उसी दिन सामान ये लेके गया था, साथ ही उसी दिन पैसे दिए, सारी चीज़ें दी, उससे पैसे लेकर आ गया, यानी नेट कर लिया एक तरह से। लेकिन आज मामला गड़बड़ हो गया। तो अब आज क्या करना पड़ेगा? आज फिर यकम जनवरी 24 पर आपको एक एसेट टाइप चीज़ बुक करनी पड़ेगी। क्या बुक करना पड़ेगा जी? एसेट टाइप चीज़ बुक करनी पड़ेगी। कोई भी नाम रख लें आप उसका। प्रीपेड कोई कॉस्ट होती है, जैसे आपने एक कॉस्ट, एक खर्चा प्रीपे कर दिया, तो प्रीपेड नाम इसका प्रीपेड रख दें, प्रीपेड डेबिट और कैश क्रेडिट 100। प्रीपेड डेबिट कैश क्रेडिट 100, ये रेड वाला केस बना, ठीक है। अब सोचे, जब 28 फरवरी आएगा और जब ये असद भाई माल भिजवाएंगे मेट्रो कैश एंड कैरी पर, तो सोचें ज़रा, सोचें उधर, देखें सिचुएशन को। रेवेन्यू कितने से बुक करना है? मेरा मशवरा, रेवेन्यू हमेशा बैलेंसिंग बुक करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप देखें ज़रा उधर, कैश तो आप पे कर चुके थे, अब 28 फरवरी को क्या करना है? जब गुड्स गई हैं तो आपको कैश को फुल अमाउंट से रिकॉर्ड करना है। हमेशा कैश जो आपने रिसीव करना है वो फुल अमाउंट से रिकॉर्ड करना है, और आपने अपनी प्री पेमेंट को उल्टा देना है, ठीक है। कैश फुल अमाउंट से रिकॉर्ड होगा और प्री पेमेंट उलट जाएगी। 28 यकम फरवरी है, सॉरी मैं 28 फरवरी बोली जा रहा हूँ। चलो एक महीने बाद कैश और रेवेन्यू, तो कैश फुल अमाउंट से हमेशा, ये अब बेस बन रही है, क्योंकि सारा माल इकट्ठा भी नहीं जाना, अभी बात आगे बढ़नी है, अब टुकड़ों में माल जाना है। तो जितना माल जाएगा पीओ उतना सेटिस्फाई होगा, उतना रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा। मैं स्टेप बाय स्टेप चलूँ, ठीक है ना। तो बोलो भाई, कैश फुल अमाउंट से कितना रिकॉर्ड होगा आपका? 1000, इससे भी 100 सिफर कम होनी चाहिए, रश पड़ गया। चलो खैर 100 और 10 करना था, एनीवेज जी। और आपकी प्री पेमेंट कितनी पड़ी हुई है? बोलो, प्री पेमेंट कितनी पड़ी हुई है? 100। ये प्रीपेड एज इट इज आपने, प्रीपेड एज इट इज आपने उतार देना यहाँ पर। और रेवेन्यू के बारे में आपको क्या अर्ज किया है? इसको आपने हमेशा बैलेंसिंग निकालना है। अब ये कितना आया? 900। तो ये तो हम पहले ही डिसाइड कर चुके हैं कि इस 100 ने हमारी सेल को खा जाना है। देख लो, सेल जिस दिन रिकॉर्ड हुई है उसी दिन उसने खा लिया इसको। सेल तो आपको पता है पीओ सेटिस्फाई होने से पहले रिकॉर्ड हो नहीं सकती, तो जिस दिन सेल रिकॉर्ड हुई उस दिन इस 100 ने हमारे रेवेन्यू को खा लिया। रेवेन्यू अच्छा भला बन जाना था 1000, लेकिन इस 100 ने इसको खा लिया। रेवेन्यू हमारा कितना बना? सिर्फ 900। यहां तक बात समझ आती है? चलो अगर समझ आती है तो बहुत अच्छी बात है। यकम जनवरी को प्री पेमेंट डेबिट कैश क्रेडिट किया हमने। यकम जनवरी को तो ये पेमेंट की है, ये यकम जनवरी को 1000 कहाँ से, किस चीज़ की एंट्री करें? 1000 तो ना कैश आया है ना 1000 की गुड्स गई हैं, ये देखो ना ये, ठीक है। तो इसकी एंट्री आज क्या करें? आज तो पीओ सेटिस्फाई नहीं हुई कि रेवेन्यू बुक करें और बाकी रिसीवेबल कर लें, ठीक है। पीओ भी सेटिस्फाई, पूरे पैसे भी नहीं आए कि हम एडवांस वाली लायबिलिटी बना दें। ये तो हमारा एक ऐसा खर्चा बुक हुआ है जिसने फ्यूचर में हमारी इनकम को खा जाना है। तो ये यकम जनवरी पे प्री पेमेंट बुक की हमने, और फिर यकम फरवरी पे इस प्री पेमेंट को उल्टा दिया। जितना पीओ सेटिस्फाई होगा उतना रेवेन्यू बुक कर लिया, और बाकी कैश तो फुल से रिकॉर्ड करना है। तो तरतीब क्या रखनी है? कैश को फुल से रिकॉर्ड करना है, प्री पेमेंट को उल्टा देना है, और रेवेन्यू को बैलेंसिंग निकाल देना है। एग्जाम्पल 4 पढ़ें, अब मजा आएगा, अब मजा आएगा। एग्जाम्पल 4, एन एंटिटी एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, 1 year कॉन्ट्रैक्ट टू सेल गुड्स टू कस्टमर। कुछ समझ आ रही है? वैसे बात तो पकड़ में आ जानी चाहिए, बस बात तो खत्म होगी। अब बस केसेस आगे 2-3 और बना लेते हैं, इसी कहानी खत्म करते हैं, ठीक है। एन एंटिटी एंटर्स इनटू अ 1 year कॉन्ट्रैक्ट टू सेल गुड्स, भाई ये तो पढ़ा दिया मैंने, आप बहुत लेट हो गए।
चलें कोई नहीं, खैर है, लेक्चर अपलोड होगा। एन एंटिटी एंटर्स इनटू अ 1 year कॉन्ट्रैक्ट टू सेल, तुसी बैठे रहो, टू अ कस्टमर that is a large global chain of retail stores. The customer commits to buy at least 15 million of the product during the year. पूरे साल में इसने 15 मिलियन खरीदना है, माल खरीदना है 15 मिलियन का। द कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो रिक्वायर्स एंटिटी, सेलर को कह रहा है, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि सेलर क्या करेगा, सेलर मेक अ नॉन रिफंडेबल पेमेंट ऑफ 1.5 मिलियन टू कस्टमर एट इंसेप्शन, स्टार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ये पे करेगा। और स्टार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है क्या, यकम जनवरी 8। अब यकम जनवरी 8 पर 1.5 मिलियन इन्होंने पे करना है, तो वो यकम जनवरी 8 पे क्या बन जाएगा, प्री पेमेंट, क्योंकि गुड्स तो बाद में रिसीव होना ये बेचना शुरू करेंगे और वो मेट्रो वाले रिसीव करना शुरू करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, वो इसलिए कह रहा है कि यकम जनवरी पे फॉर चेंजेस इट नीड्स टू मेक इन शेल्विंग टू अकोमोडेट द एंटिटीज प्रोडक्ट बाय 30th June 2008 6 मिलियन गुड्स वर इनवॉइस्ड, ₹6 मिलियन की चीज़ें इनवॉइस हो गई, और फिर 31 दिसंबर 2008 पर रिमेनिंग 9 मिलियन की भी इनवॉइस होगी, पूरे साल में 2 मौक़ों के ऊपर। अब बीच में आपका एंटिटी का ईयर एंड किसी वक्त आ सकता है, इसलिए इन एंट्रीज को डेट वाइज ही करना है। वो अक्सर इस टॉपिक में मांगता भी क्या है, डेट वाइज एंट्रीज को, ठीक है। अब वही तरतीब रखेंगे जी, सेलर से गुड्स जानी है, पता नहीं कब, वो तो आगे बता रहा है, इधर और इधर। अब ये वर्किंग में ना हमने ये गुड्स बाद में देखा करनी है, मैं असल में तरतीब इस पे ला रहा हूँ। तो गुड्स जानी है, कैश आना है, ये बाद में देखेंगे। यकम जनवरी पे 1.5 मिलियन ने जाना है, 1.5 मिलियन को कंपेयर करना है 15 मिलियन से हमने, और एक परसेंटेज निकाल लेनी है कि कितने परसेंट सेल ने खाया जाना है। अब जब सेल करेंगे तब उस सेल को इससे खिला देंगे, ये मसला है असल में, कि साथ साथ सेल होती रहेगी, ठीक है। मुश्किल से मुश्किल पास पेपर का सवाल इसी तरतीब पे होना है जो बताई जा रही है आपको, ठीक है। तो ओके, तो सेल ने खाया जाना है, फिगर निकल आई। उसके बाद यकम जनवरी 30 जून पर वही तरतीब, कैश फुल अमाउंट पर लिखेंगे, प्री पेमेंट को उतारने लगेंगे। तो प्री पेमेंट तो 100% पड़ी है 1.5 मिलियन, तो हमने उसका कितने परसेंट उतारना है, ठीक है, जितने परसेंट सेल हुई है। तो आपने सेल का प्री पेमेंट को भी बल्कि ऐसे ही कर लेना है, सेल को मैं वो बताता हूं ना, देखो सेल टोटल कितनी है, 15 मिलियन, जिसमें से 6 और 9 हो रहा है सेल। तो अगर आपने परसेंटेज निकाल लिया तो 6 का 10%, 9 का 10%, अल्टीमेटली 15 का 10% खाया जाएगा, ठीक है। तो फिर तरतीब वही, लेकिन सिर्फ चीजें बदल रही हैं। तो एग्जाम्पल ये आप लिखा ही नहीं, ये कौन सी एग्जाम्पल थी, 3C थी, अब आगे तो 4 आ गई है। चलो एग्जाम्पल 3C, एग्जाम्पल 4 आ गई, एग्जाम्पल 4। अब एग्जाम्पल 4 में यहां पे तो मैंने एंट्रीज करनी है। अब मुश्किल से मुश्किल सवाल में ये आपकी वर्किंग होगी। अच्छा, वर्किंग ज़बानी कर लेंगे जब पक्की हो जाए तो, लेकिन अभी नहीं, अभी जरा लिखते रहे ऐसे ही, ठीक है। कि एक हमारा सेलर है और दूसरा हमारा बायर है। सेलर से गुड्स जाएंगी, सेलर से बायर की तरफ गुड्स जाएंगी, किस दिन जाएंगी बाद में देखेंगे। बायर से सेलर की तरफ कैश आएगा, कब आना है बाद में देखेंगे। फिलहाल तो लाल मसला पड़ा हुआ है, लाल सा मसला पड़ गया। क्या, सेलर ने बायर को कंसीडरेशन कुछ पे कर दिया है। हद हो गई यार, कितने पे किए हैं भाई, 1.5 मिलियन कैश पे कर दिया जी इन्होंने। अब ये वो 1.5 मिलियन है जिसने आपकी सेल को खाना। यहां पे आप परसेंटेज निकाल लें, ठीक है। वो परसेंटेज कैसे निकलेगी, 1.5 15 में से खाया जाना है इंटू 100, कितना जी, ये 10% बनता है, सादा सी बात है। तो 10% से, असल में तो वर्किंग सिर्फ इतनी सी है, ये छोटी सी वर्किंग हमने किया करनी है, लेकिन ऊपर वाली कहानी आपके दिमाग में बिठानी थी, ठीक है। तो 10% ये क्या है, 10% से हमारी सेल, 10% से हमारी सेल खाई जानी है, हमारी सेल खाई जाएगी। अभी खाई नहीं गई, खाई जाएगी, हमारी सेल 10% से खाई जाएगी। तो ये छोटी सी वर्किंग है, बस ये वर्किंग, और यही पर्चे में लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ ये आपने निकाल कर लिख लेना है। ये देखे समझ आता है।
सवाल को देखें, 15 मिलियन की सारे साल में उसने परचेजेस करने का कमिट किया है, 1.5 मिलियन नॉन रिफंडेबल हमसे मांग रहा है, तो इसका मतलब 10% हमने निकाला 1.5 डिवाइड बाय 15 करके कि ये इतने से हमारी सेल खाई जाएगी। अब एंट्रीज करते हुए डेट्स देखनी है, इधर ले आओ मेरे भाई। अब क्या हुआ है जी, यकम जनवरी 8 पर 1.5 मिलियन नॉन रिफंडेबल पेमेंट की है हमने, तो यकम जनवरी 8 पर प्री पेमेंट है, क्योंकि इस वक्त तो कुछ भी नहीं हुआ, 6 महीने बाद कहीं जाकर उसने चीज़ें खरीदी हैं, तो यकम जनवरी 2008 पर प्रीपेड डेबिट, प्रीपेड कुछ भी प्रीपेड कॉस्ट, बस प्रीपेड डेबिट और कैश क्रेडिट कितने से जी, 1.5 मिलियन से। प्रीपेमेंट रिकॉर्ड हो गई। अब अगर सारी सेल आज ही हो गई तो सारा प्रीपेड भी खत्म, रेवेन्यू बैलेंसिंग, लेकिन गल होर बढ़ गई जी, अब सेल भी सारी की सारी इकट्ठी नहीं हो रही, बल्कि सेल 2 हिस्सों में, 3 हिस्सों में, 4 हिस्सों में टूट कर हो रही है। तो क्या बोला है जी, बाय 30 जून 8 6 मिलियन गुड्स वर इनवॉइस्ड। अब इनवॉइस हुई हैं, अज्यूम कर लेते हैं जी पेमेंट भी उसी दिन आ जाएगी, वरना आप डेटर भी कह सकते थे, ऐसी बात नहीं है। असल में तो लड़ाई इस वक्त चल रही है रेवेन्यू को रिकॉर्ड करना है और कितने पे करना है, तो अज्यूम कर लें, कहीं लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है तो अज्यूम कर लें, ठीक है, कि कैश रिसीव हो रहा है 30 जून पर। अब कैश लेना है फुल, बोलो कैश, यही बात बचाएगी, कैश लेना है फुल और रेवेन्यू को निकालना है बैलेंसिंग। अब पुरानी बात तो ये थी पिछले सवाल में, लिखते हैं जरा, पहले ये तो काम कर लें। तो 30 जून 2008 पर कैश लेना है फुल, कैश ले लिया आपने फुल, कितना कैश आया, पूरा 15 तो नहीं ना आया, 6 ही आया है ना, तो 6 मिलियन आपने कैश ले लिया फुल, ठीक है। उसके बाद आपने प्रीपेड को उल्टाना है और रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है बैलेंसिंग। अब जब प्रीपेड को उल्टाने की बारी आई तो क्या सारा प्रीपेड उल्टा दे, क्या सारी सेल हो गई है? ये तो ज्यादती हो जाएगी कि सारा 1.5 6 को आप 6 को खाने के लिए सारा 1.5 यूज कर लें, ये तो ज्यादती है। ये तो पूरे 15 मिलियन के हिसाब से था। अब यहां पर आकर देखना जरा, हमने किसको पकड़ना है, इस 1.5 को, ओ सॉरी इस 6 को, हमने किसको पकड़ना है, इस 6 को। ये 6 क्या है, ये वो सेल है जिसने खाया जाना है, कितने से 10% से। आप कहोगे नहीं सेल तो 15 मिलियन की होनी है, भाई 15 मिलियन 2 टुकड़ों में हो रहा है ना, 6 का 10% अभी खाया जाएगा और फिर बाकी 9 का 10% 31 दिसंबर पे खाया जाएगा, तो अल्टीमेटली 15 मिलियन सारे का सारा खाया चला जाएगा, ठीक है। तो 6 इंटू ये जो कैश लिखा इंटू कितने परसेंट खाया जाना है इस 6 का, ये सेल की ना आपने, 6 की सेल की है ना आपने, कितना खाया जाना है इसने, 10%, तो कितना आ गया 0.6, तो बैलेंसिंग 5.4। मैंने अगली बार भी करना है, हालांकि बचा क्या है, बचा बाकी का प्रीपेड है, पर फिर भी आपको याद करा रहा हूं, 3-4 सेल वाला भी तो आपको सवाल परिचय में आ सकता है, बल्कि आया हुआ है पिछली से 2-3 अटेम्प्ट पहले। खैर, तो 31 दिसंबर 2008 पर क्या हुआ है, रिमेनिंग 9 मिलियन गुड्स वर इनवॉइस्ड, अज्यूमिंग कैश रिसीव हो गया, तो कैश फुल अमाउंट से 9 पे डेबिट और प्रीपेड को इस 9 में से कितना खाया जाना है, 10%, तो 0.9 क्रेडिट, बाकी रेवेन्यू में। तो तरतीब वही रख ली, यहां से शुरू की थी ये बात जब प्रीपेड आया था, तो वही लेकर चल रहे हैं हम। बस नई बात क्या आई है, जो सेल की अमाउंट हो उसी को खिलाना है, ठीक है। तो कैश फुल पे रिकॉर्ड करें, फुल कितना जी 9, प्रीपेड को क्रेडिट करना है। अब ये नहीं देखना वो कितना आया था कितना पड़ा है, सादा बात रख ली हमने, इसी 9 को पकड़ो, इसका 10% खाया जाना है 0.9, और रेवेन्यू को क्या निकाल लिया करना है आपने, बैलेंसिंग, कितना 8.1। अब अगर आप गौर फरमाए ना, तो प्रीपेड 1.5 का 0.6 ये क्रेडिट हुआ और 0.9 ये क्रेडिट हुआ, मतलब 1.5 पूरा क्रेडिट हो गया। अगली बात, रेवेन्यू को देखें तो 5.4 का रेवेन्यू है और 8.1 का रेवेन्यू है, टोटल कितना बनता है, 15 नहीं बनेगा, 13.13, चेक करो ना, 5.4 प्लस 8.1 करो ना, 13.5, मतलब 15 की सेल में से 1.5 खाया गया। लेकिन जब खाया गया, देखो ना 30 जून अगर ईयर एंड हो तो फिर आपका
प्रीपेड करंट एसेट्स में नजर आना चाहिए और रेवेन्यू आपका 5.4 होना चाहिए। ये तो ज्यादती हो कि आप सारा 1.5 इसको हिट करा दें, हालांकि सारी सेल के लिए ये खर्चा हुआ था। ये पेबल बाय सेलर टू कस्टमर जो 1.5 बिलियन था, ये पूरे साल की पूरे 15 मिलियन की सेल के लिए था, तो दोनों को ही इसका हिस्सा पहुंचना चाहिए था। खाया तो जाना है सेल ने, लेकिन सारी सेल ने। अगर सेल टूट गई, सेल नहीं टूटती, फिर तो ये काम था। सेल टूट गई है तो फिर ये काम हुआ। कॉन्सेप्ट इज ओवर। थोड़ा सा इसके अंदर और मसाला जात डालते हैं। अब 2-3 जो बातें हो सकती हैं, उसके बाद बस ये कहानी फिर खत्म हो जाएगी। ठीक है, इसको भी 4 ये 4A कर लें, ये 4A था, ठीक है। 4B कर, बस ठीक है, 4A कर लें आप। मैं फिर जाऊँ, इतना पेट्रोल ला के बड़ा महंगा हो गया जी। जी एग्जाम्पल नंबर 4B। मिस्टर असद इज अ सेलर, ठीक है जी। ही विल सेल गुड्स, he will sell goods to metro cash and carry. He will sell goods for rupees 250 to 400 million। चलो 400 मिलियन गल बधाइए हुण है भाई, निकल गया। 400 मिलियन की चीजें बेचेगा। ऑन 1 जनवरी ही पेड ₹80 कर लो, ₹80 मिलियन टू द सेलर। अब जब भी ये मामला आना है ना, ओहो टू द बायर यानी मेट्रो को, जब भी ये मामला आना है ना कि आप कहो कि ये क्या कह रहे हो, क्या सेलर असद विल पे इतने टू बायर, तो फौरन समझ जाना आ गया वो स्पेशल केस जिसपे एक्स्ट्रा क्लास के पहले हिस्से में टाइम लगाया था। जगा दो इसको, बड़ी अहम बात चल रही है यार। अब बाय 31 दिसंबर 2000 जो भी था, ठीक है, जो भी है, बाय 31 दिसंबर असद सोल्ड गुड्स। ये मैं इसलिए रोक रहा हूँ कि यहाँ पे हम एक्सट्रैक्ट्स बनाना भी सीख लेना। आप ईयर एंड बता दूंगा ना यहाँ पे। तो असद सोल्ड गुड्स वर्थ ₹140 मिलियन। 400 में से 140 मिलियन की चीज़ें इसने बेच ली हैं और सेल रिकॉर्ड कैश रिसीव कर लिया। ये भी आपको शक पड़ा था ना, एंड रिसीव कैश। चलो अच्छा जी, अब यहीं पे एंट्रीज कर लो। पहले वही बनाते हैं, दिमाग आपका, ये आपका दिमाग है। सेलर है एक तरफ उसमें और दूसरी तरफ बायर है उसमें। सेलर से गुड्स जानी है और बायर से कैश आना है। ये तो नॉर्मल ट्रांजैक्शन है, ये तो हर जगह ही होती है। इस स्टैंडर्ड ने जो अनहोनी बात बताई आपको वो लाल रखेंगे उसको। तो कैश गुड्स का रुख ये होगा और कैश का रुख ये होगा। मुझे नहीं परवाह कितना कैश है, क्योंकि वो तो बाद में आना है, वो तो बस पहले सवालों में लिख लिया था। असल तो मामला इसका है, ये जो गड़बड़ है कि कैश का रुख इस तरफ भी है। वो कैश कितना है ये बताओ सिर्फ। ये 80 है। अब ये जो 80 मिलियन है ये किस दिन पे कर रहा है? 1 जनवरी जो भी साल है, ठीक है। ईयर एंड हमारा होना है 31 दिसंबर को। ओके, तो 31 दिसंबर पे ईयर एंड होना है। तो 1 जनवरी जो भी ईयर था इस पर जब ये पहले दिन पैसे पे करके आएगा तो क्या एंट्री करेगा? अब आप लोग बताओ। हाँ चलो पहले एंट्री कर लो, मसला क्या है, आपने वो वर्किंग नहीं की। असल वर्किंग ये तो नहीं है ना। बहरहाल जब कैश पे करके आया तो प्रीपेड डेबिट और कैश क्रेडिट की एंट्री कर ली इसने 80 से। लेकिन साथ ही इसको ख्याल आया यार ये तो वो अमाउंट है जिससे मेरी सेल खाई जाएगी। तो असल वर्किंग ये है, ऊपर वाली कहानी वर्किंग में नहीं, पर्चे में नहीं आपने बनानी, ठीक है ना। वो तो सिर्फ आपके दिमाग में होगी, ठीक है। सिर्फ बार बार करके जरा बस हैमर कर रहा हूँ, दिमाग में ये बात बैठ जाए। अब
वर्किंग क्या करोगे, वर्किंग होगी 80 डिवाइडेड बाय टोटल सेल 400, ये जरा मैंने परसेंटेज सीधी रखने के लिए ऐसी फिगर लिखी थी, कितना 20%, यानी आपकी सेल 20% से खाई जाएगी, 20% से खाई जाएगी, खाई जाएगी, ये वाला लिखते हैं। ठीक है, अब तैयारी होगी सारी, बस अब तो बस एंट्रीज करनी है। ठीक है, अब देखो 31 दिसंबर आया, हमने कहा हाँ भाई असद भाईजान कितनी सेल कर लिया आपने, ज़रा बताओ, हम आपकी अकाउंटिंग कर रहे हैं ना, आप इतने बड़े ऑर्डर्स कर रहे हो तो हम तो आपके अकाउंटेंट नहीं होंगे। ठीक है, तो उसने कहा जी हमने ईयर एंड तक 140 मिलियन की सेल सेल कर दी है, चीज़ें भेज दी हैं, अब बताओ क्या तरतीब है, जल्दी बोलो। एक तो काम ये करना था जो आपने कर लिया 20% वाला, दूसरा बोलो तरतीब से बोलो। कैश फुल अमाउंट पे लें, कैश फुल। अब कितना कैश रिसीव करेंगे, पूरा फुल कैश रिसीव कर लिया 140। प्रीपेड को क्या करना है, प्रीपेड को क्या करना है जी, क्रेडिट करना है। अब इस 140 को खिला लो 20%। ठीक है, 140 खाया जाएगा 20%, कितना है 28 से, ये 140 28 से खाया गया, जो बाकी बचा यही तो रेवेन्यू बैलेंसिंग निकालना होता है 112। कुछ कंफर्टेबल हुए आप इस बात से, काबू में आ गई बात सिर्फ इतनी सी बात से, ये काम बस करना है और उसके बाद तरतीब याद रखनी है। नंबर 1 कैश को फुल अमाउंट पे लेंगे, नंबर 2 प्रीपेड को खिला देंगे, यानी कि सेल को खिला देंगे थोड़ा सा 20% के हिसाब से, और नंबर 3 में बैलेंसिंग रेवेन्यू निकालेंगे। ठीक है, सही है। अच्छा, अब ईयर एंड हो गया, तो अगला सवाल, अगला साल भी कर लेते हैं। चलो एग्जाम्पल नंबर 4C, नेक्स्ट ईयर सेल इज, कितना बाकी बचा है, टोटल था कितना, सारा खत्म कर दो। नेक्स्ट ईयर सेल इज रुपीज कितने मिलियन, इज रुपीज 200 जी, 260 मिलियन। चलो जी, कहानी खत्म। अब एंट्रीज करने की बारी आई तो पहली कोई एंट्री नहीं होनी, वर्किंग दोबारा नहीं होनी, एंट्री नहीं होनी, और जाके एंड पे बस ये सेल बुक करनी है आपने, उसी तरतीब पे करनी है। तो 31 दिसंबर पे आपने कहना है जी कैश फुल अमाउंट पे रिकॉर्ड करेंगे हम, चलो जान दो, कैश फुल अमाउंट पे कितना जी, कैश 260, प्रीपेड को क्रेडिट करें। अब ये कैश खिला दें, ये मतलब जो सेल आई है इसको 20% खिला दें, 52 आ गया, और रेवेन्यू ज़रा अच्छे से आपको दिमाग में ये चीज़ें बैठ जाए, 208। ठीक है जी, तो ये जनाब आपका सवाल हो गया ख़त्म। अब अगर इन दोनों साल का एक्सट्रैक्ट्स बनाएंगे तो ज़्यादा बेहतर कहानी समझ में आ जाएगी, और फिर ये टॉपिक साइड पे कर देना फिर। ठीक है, उसके बाद फिर हम अपना IAS 37 शुरू करते हैं, वो उदास हुआ पड़ा बहुत ज़्यादा हमारे लिए। अच्छा, अब P&L के एक्सट्रैक्ट्स बनाएंगे हम, ईयर 1, और मैंने ईयर तो लिखे नहीं इसलिए ईयर 1 और ईयर 2 कर देते हैं। तो ईयर 2, ईयर 1, रेवेन्यू बोलो कितना है रेवेन्यू, पहले साल में रेवेन्यू 112 का रिकॉर्ड हुआ है, दूसरे साल में 208 का, तो 208 और 112। ठीक है जी, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के एक्सट्रैक्ट्स बनाएं अगर, तो आपको प्री पेमेंट नज़र आनी है ईयर 1 में, लेकिन ईयर 2 में उसने ख़त्म हो जाना है। चलो वर्किंग सी कर लेते हैं। तो करंट एसेट्स के अंदर प्री पेड नज़र आ रहा है। अब ये प्री पेड ईयर 1 के अंदर आया था कितना 80, अब 80 आया था, 80 आया था और उसमें से 28 ख़त्म हो गया, तो बाकी कितना बचा
52। उसके बाद ईयर 2 में आपने कहा जी 52 पड़ा था और 52 ही खत्म हो गया, तो ये क्या हो गया, 0। लें जी, कंसीडरेशन पेएबल बाय सेलर टू कस्टमर। ठीक है, यहाँ पे हमारी कहानी खत्म हो जाती है स्टेप 3 की। डिटरमिन ट्रांजैक्शन प्राइस। वाइल डिटरमिनिंग ट्रांजैक्शन प्राइस, दो बातें मैंने कही थी, वो कहीं और भी डिस्कस होनी है इसलिए यहाँ से हट गई हैं। ठीक है, वो दो बातें क्या हैं? पहली बात, आपने बैड डेट को नहीं माइनस करना ट्रांजैक्शन प्राइस में से, लेकिन आपने डिस्काउंट अगर एक्सपेक्टेड टू बी पेड है तो उसको माइनस कर देना। अच्छा, अगली बात, ये तो चलो एक जनरल बात होगी। ट्रांजैक्शन प्राइस को डिटरमिन करते हुए आपने 4-5 चीज़ों का, वैसे चौथी है, पाँचवीं ऐसी है, चलो भारत MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से, थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो याद रखें ना, 5 चीज़ों का ख्याल रखना है। नंबर 1, अब तो बोलो, वेरिएबल कंसीडरेशन, इंसेंटिव एड पेनल्टी लेस, फिर कंस्ट्रेनिंग एस्टिमेट्स ऑफ वेरिएबल कंसीडरेशन। ठीक है, ये सिर्फ थ्योरेटिकली याद रखना है। तीसरा, टाइम वैल्यू ऑफ मनी या सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट। चौथा, नॉन कैश कंसीडरेशन, क्या करना है उसको, फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड करना है, बैलेंसिंग रेवेन्यू। और पांचवा, कंसीडरेशन पेएबल बाय सेलर टू कस्टमर। अब ये अनहोनी बात है, कंसीडरेशन सेलर पे करे कस्टमर को, अब उसका इम्पैक्ट क्या होता है, वो सेल को खा जाती है। ठीक है, लेकिन उसमें मजीद बरा क्या हो सकता है, पैसे पहले और सेल आहिस्ता आहिस्ता, तो ये मसला आ सकता है। ठीक है, सही है, इसको नोट कर लें या पिक्चर ले लें या जो भी करना है कर लें। अच्छा, अगला काम वैसे बनता है स्टेज ऑफ कंप्लीशन, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन के हिसाब से रेवेन्यू बुक करना, लेकिन वो फिर अब ओवरडोज हो जाएगा, इसलिए उसको रहने देते हैं। ठीक है, क्या कहता है, ये कंटिन्यू कर लेना, एक हद है ना बेटा, मुझे तो कोई मसला नहीं, मैं कर दूंगा, लेकिन मसला ये है कि अब्जॉर्ब भी कराना है, सिरों नहीं लाना। ठीक है, हम इंशाल्लाह बिल्कुल, ये ऑलरेडी मैं इसे कहता हूँ ना, गवांडियों को देखते रहा करो, गवांडी थोड़ा थोड़ा कर रहे होंगे 1-1 घंटा, हम तो माशाल्लाह 2 घंटे नहीं, आज तो तकरीबन 3 घंटे पढ़ गए हैं, तो काफ़ी है। रेवेन्यू इससे ज़्यादा नहीं, इसको हजम करें पहले, बहुत ज़्यादा पढ़ लिया हमें, आपको पता ही नहीं। देखो तो सही, ये तो देखो ये तो देखो, इससे पहले भी थोड़ी सी बात कराई थी आपको, दूसरे स्टेप को पूरा किया था, उसके बाद ये सब आपने पढ़ लिया। ये आगे स्टेप दूसरा आ रहा है, तो ये काफ़ी होता है भाई, इसको ना हजम करने में फिर मसला आता है, फिर ये ना हो कि पर्चे में जाएं तो सारा कुछ गड़मड़ हो जाए, अभी गड़मड़ नहीं करना। ठीक है, ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह हम इतनी स्पीड पे चल रहे हैं, अगर हम ऐसे ही चलते रहे तो कोई मतलब ये कि मुज़ायका नहीं है कि हम इसको 31 तक या 30 तक भी ख़त्म कर लें, बहुत दिन पड़े हैं, उससे भी पहले हो सकता है, क्योंकि हम पूरी क्लास 2 क्लासें, और आज तो माशाल्लाह आपने एक्स्ट्रा भी हिम्मत कर ली है। ठीक है, ये कर लिया। बाकी इसके बाद रेवेन्यू को रिकॉर्ड करना ओवर टाइम, ये टेक्निकल काम है, इसमें परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन निकालनी पड़ती है, ये ज़रा नया काम है, तो इसको अब कल पे रखते हैं ताकि ये हजम हो जाए। ठीक है, लेकिन आपको कोई पास पेपर होमवर्क में दिया हुआ है पहले, तो ज़रा देखते हैं इससे कौन सा पास पेपर हो सकता है। होमवर्क चलो थोड़ा सा देख लो, बस ऐसे ही एक आधा सवाल। ये तो क्वेश्चन बैंक के सवाल है। ये आपने ओके कर दिया माशाल्लाह से। किस किस ने किया था, दोबारा बताएं, ये आखिरी सवाल किस किस ने किया था? भज के मैं पढ़ा दो, कल मैं होमवर्क चेक करना, मशवरे दे जाता, सारा पढ़ा दो, पिछला करना, आगे दौड़ पीछे छोड़। तुम्हें तो बिल्कुल ये मशवरा नहीं दे सकते, तुम्हें तो जायज़ ही नहीं था ये मशवरा देना। ले सुभान अल्लाह, सामने ही आ गया, मैं कहता क्या ही बात है, क्या ही बात है। 8 नंबर का सवाल है ये, 8 नंबर का। ठीक है, जिसमें सिर्फ आपने नेसेसरी अकाउंटिंग एंट्रीज करनी है। ठीक है, ईयर किताबों में इन अकॉर्डेंस विद आईएफआरएस नो मार्क्स विल बी अवॉर्डेड फॉर एंट्रीज विदाउट डेट्स। ऑन यकम नवंबर 23, हमारा ईयर एंड 31 नवंबर 23। ईएल ऑल्सो एंटर्ड इनटू अ 6, ऑल्सो का मतलब पीछे भी कोई है, वो भी पढ़ लेंगे, हो सकता है वो भी हो जाए, लेकिन ना हुआ तो फिर देख लेंगे। EL also entered into a 6-month contract to sell goods to Beta, a large global chain of retail stores. BL committed, BL कौन है? 2BL। अच्छा, ये हमारा, ये लिख लिया करो यार, एक तो सवाल नहीं आता। ये क्या है जी? ये बायर है, ऐसा ही है ना? हम कौन है? हम EL सेलर,
हम ईएल हैं। बीएल कमिटेड टू मेक परचेजेस फॉर एटलीस्ट ऑफ एटलीस्ट 20 मिलियन ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड। अच्छा, यूं लग रहा है जैसे अभी ये सवाल जो किया है वैसा ही है, लेकिन वो सवाल पहले से किया हुआ है, तो ये बाद में आया था, ये तो अभी अभी आया है। लेकिन बच्चे ना लिफ्ट नहीं कराते चीज़ों को, ठीक है, वो जब आती है फिर कहते हैं अच्छा ये भी था, हाँ पढ़ाया तो था। कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो रिक्वायर ईएल, मतलब सेलोर को क्या रिक्वायर कर रहा है? टू मेक नॉन रिफंडेबल पेमेंट ऑफ 2 मिलियन टू बीएल एट इंसेप्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट फॉर नेसेसरी चेंज टू शेल्विंग। ओए होए 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 होए। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 2 मिलियन डिवाइडेड बाय, जब ये सवाल आया था ना तो अगली दफ़ा मैं बच्चों को कराया था तो मैं कहता सुकून मारो यशी लग गई, इनटू 100 कितना परसेंट है जी? 10% है। अब बोलो 10% से आपकी सेल खाई जानी है। ऑन 15 दिसंबर 23 ईएल सोल्ड गुड्स हैविंग इनवॉइस वैल्यू ऑफ 6 मिलियन। फुल कैश लोगे, इसका 10% प्रीपेड में से कम कर दोगे और बाकी रेवेन्यू बैलेंसिंग, ठीक है, विच अच्छा, लेकिन ये 15 दिसंबर को पेमेंट की है और बीएल ने उसके पैसे 30 दिसंबर को दिए हैं, तो इसलिए 2 एंट्रीज बननी है। इधर आपने रिसीवेबल डेबिट कर लेना है, इतना सा फर्क है, और यहाँ पे कैश रिसीव कर लेना है, दैट्स इट। तो पढ़ रहे हो, जो पढ़ रहे हो वो पर्चे में भी वही पूछ रहा है, ठीक है, कोई आसमान से तो नहीं उसने कोई उतार देनी कोई चीज़, इसी में से ही आता है। तो भाई मैं तो वाकई भाई वाली बात है कि आपको ज़्यादा फ़ायदा महसूसमेंट हो रही है, ठीक है। ऑन 1 अक्टूबर 23 ईएल एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद अल्फा टू प्रोवाइड मंथली पेरोल सर्विसेज। नहीं, ये नहीं हो सकेगा अभी, वो हमने ईएल कंक्लूडेड सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ओवर टाइम इनिशियली प्रपोज फॉर 1 month in cash, however liquidity problem declined instead। यार हो सकता है ये कंसिडरेशन है, ईएल होल्ड ऑल शेयर्स रिसीव्ड, मेरे ख्याल में तो कर लेना चाहिए ट्राई, ठीक है। कि पहले उन्होंने कहा था 620, असल में मसला पता है क्या है, चलो ट्राई करना, ना समझ आया तो कल फिर इसी बात को पहले कर लेंगे, कोई मसला नहीं, क्या ख्याल है? ठीक है, तो ये आपका होमवर्क हो गया, बस ज़्यादा नहीं, ज़्यादा होमवर्क नहीं अच्छा होता, ठीक है। अच्छा, हम चले उलट हैं, सुभान अल्लाह, 17वां गया, 16वां गया, 15वें में क्या है देखेंगे इंशाल्लाह, हम देखेंगे 14वां, सुभान अल्लाह। ये फिर कुछ सवाल ऐसे हैं जो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन करानी है उसकी वजह से 2 3 4 सवाल वो पड़े हुए हैं, फिर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट का कॉन्सेप्ट है, 2 3 सवाल वो पड़े हुए हैं, ओवर टाइम परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन का, ये कोई हर दिन हम ये ऐसे कीमती कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे उनको, ये सवाल ये खुद कराने वाले सवाल हैं सारे मेरे, कुछ एक बीच में, ये 6वां हो गया, 7वां हो गया, 7वां तो मैं कराता हूँ, 5वां कर लिया, चौथा कर लिया, तीसरे के अंदर ये जो सी देख रहे हैं आप और ये जो ए देख रहे हैं आप, ये मैंने कराना है। ए में ही तो वो मसला है कि सर्विस का रेवेन्यू आहिस्ता आहिस्ता रिकॉर्ड होना है, तो वो मिसिंग था। उसके बाद यहाँ पर ओवर टाइम सेटिस्फाई परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ओवर टाइम, तो या इन टाइम देखना पड़ेगा, कंट्रोल जब ट्रांसफ़र होता है, तो ये सारे सवाल करने वाले, लेकिन थोड़े से ही हैं, ऐसे लग रहा है कि जैसे फड़का देना है हमने इंशाल्लाह थोड़े टाइम में। चलें, यहाँ पे मेरे ख्याल में पार्ट 1 को क्लोज कर लेते हैं, पार्ट 2 शुरू करते हैं। IAS 37 भी परचे से आना है, ठीक है, सिर्फ IFRS 15 नहीं आना, फाइनल अकाउंट्स भी आना है, वो भी करना है आपने आज याद, ठीक है, इंशाल्लाह उम्मीद है। चले जी, पार्ट 1 क्लोज कर दें।